हमारा तीसरी पार्टी में चले गए। इस 300 में 176 जो नंबर था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का था, यानी कि निर्दलीय विधायकों का था, जो चुनाव तो निर्दलीय लड़े, बाद में चुनाव जीतने के बाद में किसी और पार्टी में मिल गए, इंक्लूडिंग हमारा लोकसभा के चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव। और यही चीज़ हमको देखने को मिली 1971 के अंदर भी। ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 1967-71 के अंदर जो डेटा ये बताता है कि ऑलमोस्ट 4000 के आस-पास में एमपी और एमएलए हुआ करते थे। और इनमें से 50% इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अपना दल बदल चुके थे। एक पार्टी से चुनाव लड़े, दूसरे में चले गए, दूसरे के अंदर चुनाव लड़े, पहली के अंदर आ गए हमारा, दूसरे से तीसरे में चले गए और कई सारे निर्दलीय विधायक हमारे इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर अपनी-अपनी पार्टियाँ चेंज करते थे। तो समस्या क्या क्रिएट हुई? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक रूप से अस्थिरता हमको देखने को मिली, खास करके निर्दलीय के कारण। पार्टी के मेंबर्स तो थी, वो तो एक समस्या हमको देखने को मिलती थी, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनके कारण समस्या क्रिएट हो गई कि पहले वो चुनाव लड़ते थे अलग से एंड देन जीतने के बाद में किसी पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जाके मिल जाया करते थे और उनको कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। तो पहले अगर चुनाव का रिजल्ट कुछ और आया, किसी को मेजॉरिटी मिली है, तो वो पर्टिकुलर निर्दलीय विधायक क्या करते थे, किसी के साथ मिल जाया करते थे और सरकार किसी और की बनने की संभावना हुआ करती थी। उसी में अगर कोई पार्टी का मेंबर भी 2-4 आप लेकर आ गया हमारा, तो सरकार पलटी जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलता था। भैया बहुत सारे एमपी एमएलए क्या करते थे, इस तरह से पार्टियाँ चेंज करते थे, खास करके इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान। तो सरकार को लगा क्या किया जाए, इस चीज़ को कैसे रोका जाए? तो राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी, उसमें पीएम राजीव गांधी थे 1985 के अंदर और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में किया एक अमेंडमेंट, एक संशोधन किया। संशोधन का नंबर याद रखिएगा 52 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985। इस अधिनियम के माध्यम से हमको देखने को मिला एक नया लॉ, नाम रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि हमारा दल बदल कानून, जो कि 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के रूप में जोड़ा गया। यानी कि इसके जो नियम लिखे गए थे हमारा, वो एक अलग से शेड्यूल जोड़ करके लिखे गए थे। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून हमको देखने को मिलता है, जो कि 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, जिसमें पावर किसको दी गई? स्पीकर को, जो भी पर्टिकुलर हमारा हाउस रहेगा, जैसे कि लोकसभा है तो लोकसभा का पर्टिकुलर स्पीकर और अगर विधानसभा है तो विधानसभा का स्पीकर, उसको ये अधिकार दिया गया कि सर आप क्या करोगे, ऐसे पर्टिकुलर लोगों के ऊपर कार्रवाई करोगे जब भी वो हमारा दल बदल करते हैं। तो ये बाद में जोड़ा गया, पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए पीएम कौन था उस समय। दूसरा पर्टिकुलर पार्ट ये कि शेड्यूल नंबर क्या है, 10वीं अनुसूची है हमारी, जहाँ पर इसके पॉइंट्स लिखे गए, जो भी हम पढ़ेंगे क्या प्रोविजंस है एंड देन ये किससे रिलेट करता है। तो अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एमपी और एमएलए अगर किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में वो मेंबर्स अपना किसी और पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, तो उनकी विधायकी या उनकी सांसदी, यानी कि जो पद है उनका पूरा बुलाएगा एमपी और एमएलए का, और पावर किसको दी गई? स्पीकर को दी गई इस अमेंडमेंट के थ्रू दी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा पार्ट नहीं हुआ करता था। बिल्कुल सही कहा, यही से आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला। आया राम गया राम वाला जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है वो भी एक एमएलए के कारण प्रसिद्ध हुआ। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हरियाणा के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे दयालाल जी, उनके कारण ये पर्टिकुलर फ्रेज हमको देखने को मिला, आया राम गया राम पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है और पॉलिटिक्स में आज भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हरियाणा के अंदर पटौदी विधानसभा सीट हुआ करती थी, वहाँ से चुनाव लड़े थे उस समय और जीत गए थे। लेकिन जीतने के विदिन अगले दिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट की। कहानी की शुरुआत कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद हुई कि सेम डे जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, उन्होंने कांग्रेस में भी वो नहीं रुके, उसी सेम डे वो एक और पार्टी में चले गए एंड वहाँ पर भी वो नहीं रुके, उसी सेम डे वो दूसरी पार्टी में चले गए। ऐसी स्थिति के अंदर एक ही दिन के अंदर उन्होंने 3 बार पार्टी बदली और सिर्फ ये नहीं है कि एक बार कहानी खत्म हो गई इनकी। इसके बाद 2 चुनाव और हुए जिनमें उन्होंने अलग-अलग पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़ा। एक हमारा 72 में 74 के अंदर। तो ये कभी एक पार्टी में रुके ही नहीं और ऐसी स्थिति के अंदर एक फ्रेज ही बन गया एमपीज़ एमएलए के लिए, जिस तरह की पार्टियां चेंज की जाती है। तो ये आया राम गया राम वो इन्हीं के नाम के ऊपर देखने को मिलता है। इन्हीं तरह की सिचुएशंस को रोकने के लिए क्या किया था, ये एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया ताकि कोई पर्टिकुलर हमारा जो जो हमारा सरकार है वो ढंग से काम कर सके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। नंबर में एक हो तो समझ में आता है, लेकिन हम देखते हैं कि 300 के आस-पास लोग हमारा पार्टियां चेंज कर जाएंगे तो कई सारी सरकारें गिर जाए। इसलिए ये पर्टिकुलर हमारा अमेंडमेंट के थ्रू 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के थ्रू एक नया पर्टिकुलर अमेंडमेंट हमारा लॉ जोड़ा गया और नाम रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इसके अंदर एक प्रोविजन और है कि क्या ओरिजिनल वाले पर्टिकुलर पार्टी के अंदर ये लिखा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर उस पार्टी के जितनी भी सीटें जीती है उस पार्टी ने उसका 1/3 लोग हमारी दूसरी पार्टी में चले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्टिकुलर जगह पर हमारा ऐसा 100 सीटें हैं, ओवरऑल जो टोटल सीटें देखने को मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है जीतने के लिए कम से कम 51 सीटें तो हमको चाहिए अदरवाइज सरकार नहीं बना पाएंगे। तो यही मान लो कि भैया ऐसा कोई पर्टिकुलर एक पार्टी थी ए और एक पार्टी थी बी, किसी के पास हमारी 60 जो है सीटें हुआ करती थी, सरकार बना दी, एक के पास 40 सीटें हुआ करती थी, वो विपक्ष बन गया हमारा। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर अगर यहाँ से एक मेंबर टूट करके इधर आ गया +1 हो गया या एक मेंबर टूट करके इधर आ गया +1 हो गया, इस तरह से पार्ट तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि सिंगल पर्टिकुलर मेंबर हमारे जो हुआ करते थे ये ओरिजिनल पर्टिकुलर पार्टी में कोई कार्रवाई का स्टैंड नहीं था, यानी कि कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1985 के अंदर ये जो नया प्रोविजन जोड़ा गया इसने कहा नहीं भैया कार्रवाई होगी, अगर आप इस तरह से हमारा पार्टियां चेंज करोगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्रवाई उस सिचुएशन में नहीं पॉसिबल हो पाएगी कि आपकी पार्टी में से जो मेंबर निकल के दूसरी पर्टिकुलर पार्टी में चले गए हैं वो नंबर आपको टोटल सीट्स का 1/3 नजर आता हो। मतलब कि सर अगर इस 40 लोगों की पार्टी से 1/3 लोग 1/3 लोग ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलता है 13-14 के आसपास में, 13 मान लेते हैं हम लोग, इतने लोग अगर जाकर के इसमें मिल जाए तो एंटी डिफेक्शन लॉ काम नहीं करेगा। सिमिलरली रिवर्स मान लो कि इसके यहाँ से लोग हमारा निकल के यहाँ आ गए, वंस अगेन वही 1/3 यानी कि हमारा 20 लोग इसके लिए हमारा यहाँ आ गए तो सरकार पलट गई। जिसकी सरकार थी हमारी वो 40 हो गई, जिस लोग विपक्ष था हमारा वो 60 हो गया, उसकी सरकार बदल गई हमारा और वो लोग हमारा डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुए। ऐसा नियम कब था 1985 के अंदर ऐड किया गया था। उस समय के अकॉर्डिंग ठीक था क्योंकि लगता था कि भैया 1/3 बहुत होता है, 1 2 4 5 विधायक ले जाओगे कोई बात नहीं, वो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर दोगे, लेकिन 1/3 थोड़ी जाएंगे। लेकिन समय के साथ देखने को मिला कि नहीं भैया 1/3 भी कम है क्योंकि लोग अब वो 2-4 लेकर नहीं आ रहे थे, वो सीधे 1/3 से ज़्यादा ही लेकर आ रहे थे। पैसा बोलता है वाला पर्टिकुलर सिचुएशन पद दे देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, आज भी ऐसा ही होता है। तो वो हमारा सिचुएशन हमको देखने को मिला, इसके अंदर चेंज किया गया और आज की तारीख में ये 1/3 का नियम काम नहीं करता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के थ्रू इसमें कहा गया कि भैया अब कम से कम 2/3 लोग 2/3 पर्टिकुलर मेंबर अगर हमारे जो है एक पार्टी से निकल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो ही हमारा वो मर्जर माना जाएगा, यानी कि विलय माना जाएगा, यानी कि दल बदल कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा। आज की तारीख में अगर 2/3 लोग एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ भैया ये मर्जर है हमारा, यानी कि विलय है, ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये पर्टिकुलर पार्ट हमको देखने को मिलता है किसके थ्रू 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये चीज़ याद रखिएगा कि ओरिजिनली क्या था 1985 में, यानी कि जब 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था और उसके बाद में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया तो उसमें क्या हमको चीज़ देखने को मिलता है। तो पहले 1/3 का प्रोविजन था जब एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हुआ करता था और आज की तारीख के अंदर 2/3 हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर सिंगल इंडिविजुअल चले जाए तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर एक व्यक्ति अगर जाएगा हमारा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। कौन से पर्टिकुलर लॉ के थ्रू? इसी एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। एक पॉइंट और जो एग्जाम में इस साल आने की संभावना है कि सर एमपी और एमएलए पर तो ये नियम काम करेगा, क्या ये पंचायती राज व्यवस्था पर कभी काम करता है या म्युनिसिपैलिटी भी काम करता है? आंसर रहेगा नहीं।
ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंटी डिफेक्शन लॉ केवल एमपी एमएलए के लिए है, ना कि हमारे जो म्युनिसिपैलिटी के पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं उनके लिए। ये सवाल प्रेजेंस में क्यों पूछा जा सकता है? मैंने आपको पहले भी बताया, एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर, तब ये दावा किया गया था हमारा कि भई सरकार जो बनेगी वो तो ठीक है, आपकी मेजॉरिटी से बन गई, लेकिन जो मेयर बनेगा वहाँ का वो बीजेपी से बनेगा। ऐसे कई सारे मीडिया हाउसेस में दावा किया गया था। तो हमारे एक महान मीडिया के पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने एक फ्रेज़ बोल दिया, एक लाइन बोल दी वहाँ पर हमारा कि भई आप सरकार आप क्या करेंगे हमारा? अगर बीजेपी दावा कर रही हो, अगर अपने समर्थन में वोट लेकर आ रही, तो आप तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर नहीं आ सकते। यानी कि रास्ता दिखाने वाला पर्टिकुलर पार्ट हो गया, जबकि उसको हमारा उसकी निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन अपने-अपने पर्टिकुलर पार्टी आपको एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है कि लॉ लागू कहाँ नहीं होता? म्युनिसिपैलिटी में लागू नहीं होता, यानी कि सरपंच और वार्ड मेंबर के चुनाव में लागू नहीं होता, पार्षद के चुनाव में, मेयर के चुनाव में लागू नहीं होता, केवल और केवल लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही सिर्फ ये हमारा नियम लागू होगा, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का रूल लागू होगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है शुरुआत की इस पार्ट में कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? कब जोड़ा गया? किन-के ऊपर अप्लाई होता है और ये कंडीशन क्या-क्या है? फिर आगे बढ़ते हैं और इस एक्ट के प्रोविजंस की चर्चा करते हैं, जो कि इसके अंदर कही गई है हमारी कि कौन-कौन सी कंडीशंस ऐसी बनेगी जब ये लॉ हमारा प्रॉपर अप्लाई हो सकता है और किस-किस सिनेरियो में किसको हमारा अनुमति है कि वो पार्टी बदल दें, तो भी हमारा उसको किसी तरह का डिस्क्वालिफिकेशन का सामना, अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो 3 कंडीशन याद रखनी है हमको कि किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को डिस्क्वालीफाई कब कर सकते हैं हम लोग, अगर वो अपनी ही मर्ज़ी से, स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दें, अपनी पार्टी छोड़ दें और दूसरे में मिलना जो मिले, नहीं तो नॉर्मली हमारा जो आम इंसान वैसे बन के चॉइस है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा और उसको हमारा एमपी या एमएलए जो भी वो है हमारा, वो पर्टिकुलर पद उससे छीन लिया जाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि अगर वो अपनी पार्टी छोड़े और उसको हमारा बना के रखें हम लोग क्या चीज़, मंत्री या फिर एमपी एमएलए बना के रखें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से भी अगर पार्टी छोड़ना चाहता है, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ा, उसको अपनी एमपीशिप, एमएलएशिप से भी हाथ धोना पड़ेगा, यानी वो पद भी छोड़ना पड़ेगा। दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर हमारा आता है कि अगर वो व्यक्ति किसी पार्टी का मेंबर है, चुनाव लड़के इस पार्टी से आया है और उसकी पार्टी ने किसी तरह का कोई डायरेक्शन दिया है, कोई निर्देश दिया है कि भैया एक पर्टिकुलर कमिटी के अंदर आपको ये बात रखनी है या एक बिल पास होने के लिए आया हमारा, ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर आपको वहाँ पर हमारा प्रेजेंट होना है और इसके या हमारे एजेंडे के जो भी पर्टिकुलर हमारा निर्देश रहेगा उसके संबंध में आपको वोट डालना है और वो ऐसा ना करे। वो वोट कर दे पार्टी के एजेंडे के विपरीत, पार्टी ने जो करने को कहा उसके बिल्कुल विपरीत, या फिर वो एब्सेंट हो जाए उस दिन, आए नहीं हमारा वोटिंग के दिन। कई बार ऐसे भी होते हैं, देखते हैं हम लोग, कई सारे लोग नहीं आते, फिर बाद में कार्रवाई की जाती है उनके ऊपर। ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर भी क्या होगा, उसको डिस्क्वालीफाई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमारा अपनी पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट, अपनी पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट आकर के काम करता है, या अपनी पार्टी ने कहा था कि भैया आपको मतदान करना है और पक्ष में करना है, विपक्ष में करना है, आपने उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर दिया या मतदान देने नहीं आए, आप प्रेजेंट नहीं हुए, तो फिर आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमारा ऐड की गई। पहली तो सदस्यता छोड़ते हो तब, पार्टी के ही निर्देश के अगेंस्ट आकर के काम करते हो तब, और एक पर्टिकुलर कंडीशन और है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, स्वतंत्र सदस्य की। जैसे अगर आज की तारीख में कोई पर्टिकुलर हमारा सदस्य स्वतंत्र चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़े, किसी पार्टी के साथ ना चुनाव लड़े और जीतने के बाद किसी और पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जाकर मिल जाता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं? चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट रूप से चुनाव लड़े, किसी पार्टी के साथ ना चुनाव लड़े और जीतने के बाद किसी और पर्टिकुलर पार्टी के अंदर जाकर मिल जाता है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा? आंसर है होगा, बिल्कुल होगा। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है हमारा और वो अगर जाकर के चुनाव जीतने के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाकर के मिल जाता है, तो ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के बाद में जीती जॉइन कर ली हो तो। पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। यही वो रीज़न है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं हमारा आजकल पॉलिटिकल पार्टियां जॉइन नहीं कर सकते। अगर कर ले तो फिर बाद में उनको हमारा एंटी डिफेक्शन का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो सपोर्ट जरूर कर सकते हैं, ये बात अलग हो सकती है। सपोर्ट की बात नहीं की गई। मान लो कोई सरकार है हमारी, अल्पमत में सरकार है, इमेजिन करो कुछ ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन बना कि 100 पर्टिकुलर सीटें थी, 51 सीटें हमको चाहिए थी सरकार बनाने के लिए। रिजल्ट जो आया हमारा वो कुछ इस तरह से आ गया कि भाई 40 या 45 एक के पास रह गया हमारा, किसी के पास हमारा 40 पर्टिकुलर या फिर और कम सीटें हो गई, 20 के आस-पास सीटें हो गई, किसी के पास रिमेनिंग पर्टिकुलर कुछ और सीटें हमारी चली गई। ऐसे कुछ और पर्टिकुलर लोग भी होंगे जिनके पास हमारा कुछ सीटें हमको देखने को मिलेगी। तो वो जो जोड़-तोड़ करेंगे और मान लो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का नंबर हमारा 15 के आस-पास है, तो वो सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। तब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि भई हम आपकी पार्टी में विलय तो नहीं होंगे, पार्टी तो जॉइन नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये जो बहुमत का आंकड़ा आप चाहिए ओवरऑल, ये हम आपको दिला सकते हैं आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हुए। तो पॉसिबल हमारा ये चीज़ हो सकता है कि वो सपोर्ट करे किसी पार्टी को। अगर जॉइन कर लेते हैं तो नहीं होगा। जैसे राजस्थान के अंदर बिल्कुल टू द पॉइंट वाली सरकार बनी थी हमारी कि भैया अब बहुमत तो किसी के पास नहीं है, क्या किया जाए हमारा, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल क्लोज के अंदर थी। तो बीएसपी के जो कुछ मेंबर्स हुआ करते थे, उन्होंने हमारा कुछ उसमें से कुछ मेंबर बीएसपी छोड़ करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं बीएसपी के मेंबर्स के साथ-साथ में। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप पार्टी जॉइन नहीं करते हो और किसी को समर्थन करते हो, तो पॉसिबल है कि आप मेंबर बने रहोगे, एमपी एमएलए बने रहोगे, लेकिन आप पार्टी जॉइन कर लेते हो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कभी भी हमारा एमपी एमएलए बना नहीं रह सकता चुनाव के बाद में, अगर वो चुनाव जीतने के बाद भी किसी पार्टी को जॉइन कर ले। क्लियर? एब्सेंट किसी कारण से हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर एब्सेंट हुआ है और पार्टी मेन एक तो पार्ट होता है कि कुछ नहीं, कोई वोटिंग नहीं होने वाली थी, कोई पर्टिकुलर चर्चा भी नहीं होने वाली थी, तब आप एब्सेंट रहे तो एक अलग कारण हो सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी हमको देखने को मिलती है। लेकिन पार्टी ने निर्देश जारी किया था, तभी कोई पर्टिकुलर बिल पर चर्चा वगैरह होती है, कोई भी वोटिंग वगैरह की जाती है, उससे पहले पार्टी एक निर्देश जारी करती है अपने सभी पर्टिकुलर एमपीज़ और एमएलएज़ को कि आपको इसके लिए क्या करना है। उस दिन अगर आप नहीं आए तो आपका कारण चाहे कुछ भी हो, आप डिस्क्वालिफिकेशन के पात्र होंगे। अब वो डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रस्ताव रखेगी कि नहीं रखेगी। अगर सच में ऐसा लगा कि बहुत ही ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि भई आना पॉसिबल ही नहीं था, बाई चांस भी, तो कार्रवाई पार्टी नहीं करेगी। अगर पार्टी को लगेगा कि सामने वाले व्यक्ति की हमारी मेंबर की गलती नहीं है, कुछ कारण ऐसे हो गए, नहीं तो फिर वो हमारा कार्रवाई करेगी, उसको ये हकदार है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि अगर आपने पार्टी के विप के अंदर जाकर के पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट जाकर के काम किया है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो अगर पार्टी करना चाहे तो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का, ये भी क्लियर होगा, कोई और डाउट तो प्लीज पूछिएगा। फिर आता है नॉमिनेटेड मेंबर्स का पॉइंट, मनोनीत सदस्य का पॉइंट। ये पॉइंट कई बार आता है कि सर क्या मनोनीत सदस्य किसी पार्टी को जॉइन कर सकते हैं? पार्टी तो जॉइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है क्या कि सर सदन में शामिल होने के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर संसद के नामित सदस्य, सदन का नामित सदस्य संसद के सदस्य होने से अयोग्य हो जाता है। मतलब आज आपको जॉइन करवाया गया 4 अप्रैल 2023 नॉमिनेट मेंबर के रूप में। अब लोकसभा के अंदर, विधानसभा में तो आज की तारीख में नॉमिनेट मेंबर है नहीं, तो राज्यसभा मान के चलेंगे, लेकिन कभी फ्यूचर, कभी पास्ट में हुआ करते थे, फ्यूचर में हो जाता, हम कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे नॉमिनेट मेंबर जो कि चुनकर आते हैं किसी एक हमारे नॉमिनेशन के प्रेसिडेंट के थ्रू, किसी भी अलग-अलग वर्ग से, तो पार्टी जॉइन करने का उसको समय दिया गया, वो जॉइनिंग की डेट से लेकर के 6 महीने का समय दिया गया कि इन शुरुआत के 6 महीनों के अंदर अगर आपको जॉइन करना है तो कर लो। अगर ओवरऑल 6 महीने आपके खत्म हो गए उस पद पर बैठे हुए और उसके बाद में आप पार्टी जाकर के जॉइन करते हो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, वो 6 महीने पूरे हो गए अपॉइंटमेंट की डेट से लेकर के, फिर आपको अलाउड नहीं है। अगर आप 6 महीने बाद जाकर के हमारा चेंजेस करते हैं, पार्टी को जाकर के जॉइन करते हैं, तो ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर बड़े-बड़े चांसेस है कि वो नॉमिनेटेड मेंबर, मनोनीत सदस्य डिस्क्वालीफाई होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। 3 कंडीशन हमने देखी। पहली, एक व्यक्ति अपनी ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी खुद ही छोड़ दे। उसी के अंदर एक कंडीशन और देखी हमने कि अगर पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट काम करे तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। तीसरी कंडीशन हमारे यहाँ हमने देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है हमारा, स्वतंत्र निर्दलीय विधायक जो मेंबर है हमारा, वो जाकर के किसी पार्टी को जॉइन कर ले तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू। एंड एक कंडीशन और है नॉमिनेटेड मेंबर की कि नॉमिनेटेड मेंबर भी हाउस की हमारी क्या कर सकते हैं, सदस्यता किसी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन जॉइनिंग की डेट से लेकर के 6 महीने तक ही
इतना ही समय अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं और उसके बाद वो जॉइन करता है, यानी कि 6 महीने की टेन्योर खत्म होने के बाद जॉइन करता है, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और नॉमिनेट मेंबर को भी ये चीज़ अलाउड नहीं है। कोई डाउट? बिना सदस्यता लिए दूसरी पार्टी को वोट दे सकते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होता है अखिलेंद्र, उसको सदस्यता लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप पहले से चुनाव जीत चुके हो, तो आप भी एमपी हो और एमएलए हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर नहीं हो, एक अलग पार्ट है, लेकिन जब सपोर्ट की बात आएगी किसी सरकार को सपोर्ट देने की, क्योंकि सरकार तो तब बनेगी जब आप आधे से एक ज़्यादा सीटें हो, तो कांग्रेस के पास उस समय आधे से ज़्यादा सीटें नहीं थी, बीजेपी के पास भी आधे से ज़्यादा सीटें नहीं थी, बीजेपी थोड़ी दूर थी, कांग्रेस बिल्कुल क्लोज़ थी। तो बीएसपी और कुछ निर्दलीय विधायकों ने मिलकर के सपोर्ट दिया, पार्टी जॉइन नहीं करी, सपोर्ट दिया, कॉलिजन एक तरह का हमारा। जैसे हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि हमने कॉलिजन देखा है, गठबंधन हो सकता है, तो वो एक कॉलिजन हमारा सामने रखा गया कि हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पद नहीं चाहिए हमको, हमको क्या चाहिए, हम आपको बाहर से समर्थन करेंगे। कौन सा कॉलिजन था वो? जब पद नहीं चाहिए होता है और बाहर से समर्थन करते हैं, तो बिल्कुल सही कहा, पार्लियामेंट्री कॉलिजन, संसदीय गठबंधन उसको कहते हैं। वही राजस्थान के केस के अंदर हमको देखने को मिला था, जब नई-नई सरकार बनी थी, बाद में तो थोड़ा इधर-उधर करके पार्टी ने सदस्यता छोड़ दी थी अपनी, वहाँ से पर्टिकुलर एमएलए से जब खत्म हुई, तब नए चुनाव जीत करके आ गए थे, वो सब पार्ट तो बाद में हमको देखने को मिला ही मिला। लेकिन ये कंडीशन एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो सकती है अगर निर्दलीय विधायक हमारा जॉइन कर ले, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर ले और सपोर्ट कर ले, दोनों में फ़र्क है। क्लियर? कोई डाउट? वेरी वेरी गुड, सभी का बहुत सवाल है। पंचायती राज में पार्टी ही नहीं होती तो दल-बदल कैसे होगा? वही तो पता है आपको, नहीं लागू होगा। वन वाला पॉइंट बता दें, बिल्कुल सही कहा। ओके, मेयर का क्या काम है? मेयर का काम जो सरपंच का काम है हमारे गाँव के अंदर जो विकास की योजनाएँ चल रही है, उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करना। जैसे सीएम का काम होता है स्टेट के अंदर ढंग से योजना को इम्प्लीमेंट करना, वो काम सरपंच का होता है। तो वही काम मेयर का भी होता है कि ये शहर के अंदर जो विकास कार्य चल रहा है, वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमारा मैनेज करने का काम हमको देखने को मिलता है मेयर का। अभी कल और परसों आपकी पंचायती राज व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी की क्लास है, तो उसके अंदर डिटेल में समझेंगे कि क्या-क्या ये लोग काम करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? वन रवा पॉइंट क्या था? वन रवा पॉइंट कहता है कि अगर एक पार्टी है, जैसे कि हमने कहा था कि भैया 100 आपको ओवरऑल कहा गया, 100 आपके पास यहाँ सीटें हैं, चुनाव में सरकार बनाने के लिए 51 पर्टिकुलर सीटें आपको चाहिए और रिजल्ट कुछ इस तरह से आया कि ए नाम की पार्टी को 60 सीटें मिली, बी नाम की पार्टी को 40 सीटें मिली। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर पॉसिबल हो कि ए जो है हमारा, उसकी पार्टी से एक मेंबर निकल के बी में चला गया या बी से हमारा एक मेंबर निकल के ए में चला गया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिवर्स होता है कि अगर एक पार्टी ने जितनी सीटें जीती, जैसे इसने 40 जीती, इसके 40 में से एक तिहाई मेंबर यानी कि 13 मेंबर जाकर के ए में मिल गए, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा 1995 में लिखा गया था। सिमिलरली इसने जितनी सीटें जीती, उसके एक तिहाई मेंबर यानी कि 20 मेंबर हमारा जाकर के बी में मिल जाते हैं, तो फिर भी हमारे वो जो मेंबर हमारे ट्रांसफर हुए हैं यानी कि जाकर के मिले हैं, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, ऐसा पहले लिखा हुआ था। फिर इसको चेंज कर दिया गया, कब 1991 में, सॉरी 91st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू 2003 में, और क्या लिख दिया गया, 2 तिहाई की कंडीशन डाल दी गई कि नहीं, अब अगर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी कि बहुत सारे लोग जाएंगे, तो कम से कम 2 तिहाई लोग जाने चाहिए, तभी वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारा योग्य नहीं होंगे, यानी कि वो मेंबर बने रहेंगे, एमपी और एमएलए बने रहेंगे। अदरवाइज 2 तिहाई से कम जितने भी जाएंगे, वो सब डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी कि अयोग्य घोषित हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का इन पॉइंट्स में? तो प्लीज पूछ लीजिए। आगे बढ़े। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, यानी कि जब मेंबरशिप नहीं जाती। एक तो आपने पढ़ लिया कि जब हमारा 2 तिहाई पर्टिकुलर जो लोग हैं, वो पार्टी चेंज कर ले। एक पार्टी के पास जितनी सीटें थी, उसका 1 तिहाई अगर हमारा दूसरी पार्टी में चला, 2 तिहाई दूसरी पार्टी में चला जाए, तो वो हमारा डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे, विलय माना जाएगा, मर्जर माना जाएगा। महाराष्ट्र के केस के अंदर आपको यही देखने को मिला कि पार्टी के हमारे कुछ मेंबर जितनी सीटें ओवरऑल शिवसेना जीती थी, उसके 2 तिहाई फिक्स 2 तिहाई के आसपास मेंबर जाकर के दूसरी पार्टी में मिल गए थे, तो वो इसलिए डिस्क्वालीफाई फिलहाल के लिए नहीं हुआ हमारा। क्लियर? एक पॉइंट और आता है, क्या ये भी हमारा पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया था और आज भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया नहीं जाता है, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। क्या है ये पॉइंट? इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वॉलंटरी गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी और रीजॉइन इट। अगर ऐसा हो जाए कि जो एमपी है हमारा या एमएलए है हमारा, जब उसको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए या विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए और वो अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अभी हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि एमपी और एमएलए अगर अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देता है, वॉलंटरी पार्टी हमारा जो है वो सदस्यता छोड़ देगा, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होगा। कब? जो एमपी और एमएलए अपना पद छोड़ रहा है, यानी कि पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा है, अगर उसको पहले आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया, स्पीकर बना दिया है, और वो फिर उस पोस्ट पर आने के बाद अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है अगर, तो उसको डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा। और बाद में अगर वापस ज्वाइन नहीं कर लेता है उसी पार्टी को या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, तो भी हमारा डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा अगर वो उस पोस्ट पर बैठा है तो। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्यों किया गया? ये सब ताकि उस पोस्ट का सम्मान किया जा सके। लोकसभा के स्पीकर या विधानसभा के स्पीकर को हम उम्मीद ये करते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं रहेगा, बायसनेस, पक्षपात नहीं दिखाएगा। तो एक प्रोविजन इसके अंदर ऐड कर दिया गया कि अगर कोई ऐसा लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष अपने आप को राजनीति से दूर रखना चाहता है और चाहता है कि भैया मैं जो फैसले लूंगा वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर लूंगा, माना मैंने बीजेपी से चुनाव लड़कर के एमपी बना हूंगा या फिर मैं कांग्रेस से चुनाव लड़के एमपी एमएलए बना हूंगा, लेकिन मैं अब इस पोस्ट पर जो बैठा हूं, इस संवैधानिक पोस्ट पर, स्पीकर की पोस्ट पर, अध्यक्ष की पोस्ट पर, वहां मेरे को निर्णय दोनों पक्षों को बराबर सुनने का मौका देना है और विपक्ष को भी मौका देना है अपनी बात रखने का, सरकार से सवाल पूछने का। तो ऐसी स्थिति में चाहे एक व्यक्ति अपनी सदस्यता छोड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि छोड़नी पड़ेगी, छोड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि मेन रीजन क्या था, वो चाहते थे कि उनके पद की गरिमा बने रहे और उनके ऊपर पक्षपात के आरोप ना लगे। तो अगर कोई अपनी मर्जी से ये चीज करता है और बाद में पार्टी रीजॉइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो एक कंडीशन तो कब हमारा लागू नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, जब 2 तिहाई मेंबर, टोटल जो सीट किसी पार्टी ने जीती है उसके 2 तिहाई मेंबर एक पार्टी में जाकर के हमारा विलय हो जाए, मर्ज हो जाए, तो डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। और दूसरा कंडीशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी के ऊपर लागू होता है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष पर लागू होता है कि अगर इस पोस्ट पर आने के बाद वो अपनी मेंबरशिप छोड़ दे कि मैं पार्टी की सदस्यता छोड़ता हूं, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। कारण आपको मैंने बता दिया। कोई डाउट किसी तरह का किसी भी पॉइंट में, तो प्लीज पूछिए। कोई डाउट नहीं? सबको क्लियर है? एक्सेप्शन याद होने चाहिए, एग्जाम में एक्सेप्शंस पूछे जा सकते हैं आपको। बहुत मेजर चांसेस है कि एक्सेप्शन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, खास करके ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट हमारा, यानी कि 2 तिहाई वाला पर्टिकुलर पार्ट। इसके चांसेस कम है, रेयर आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन पूछा जाता है। तो वापस क्विक रिपीट कर लो कि सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या कि सर एमपी और एमएलए अगर एक पर्टिकुलर पार्टी से चुनाव लड़े और जीत जाए और एमपी एमएलए बन जाए हमारा, उसके बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। ये कब किया गया? पहले तो ये नियम नहीं था। तो ये नियम हमारा 1985 में लेकर आया गया, 1985 के अंदर लेकर आया गया, 52nd 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के थ्रू। पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी हुआ करते थे। पावर किसके पास ऐसा कुछ करने की? पावर है सर जी हमारे स्पीकर के पास में, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष के पास में, कि वो ऐसा नियम हमारा बना सकते हैं, इस तरह का कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ-साथ में फिर कंडीशन कौन-कौन सी थी कि इसके अलावा किसी सदस्यता कब जा सकती है? पहली कंडीशन थी कि सर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ दे, अपनी मर्जी से अपनी पार्टी छोड़ दे, तो ऐसी पर्टिकुलर स्थिति के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा मेंबर बना रहे, यानी एमपी एमएलए बना रहे, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अपनी पार्टी के जो निर्देश मिले हैं हमारा, वो क्या आप सुन नहीं पा रहे? ओके, मैं चेक कर लेते हैं, अगर वॉइस का कोई इशू आ रहा है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। एक मिनट दीजिएगा। उम्मीद है प्रियंका अब क्लियर होगा। अगर भी इशू आ रहा है तो ऐसा स्क्रीन पर देखो, नीचे एक ऑप्शन होगा कॉर्नर में, फिक्स ऑडियो वाला, वहां क्लिक करो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि
और कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के आप कोई पर्टिकुलर काम कर दो। पार्टी ने फेवर वोट करने को कहा था किसी के, आपने अगेंस्ट वोट कर दिया। पार्टी ने अगेंस्ट वोट करने को कहा था, आप हमारा फेवर वोट करके आ गए, या फिर आप उस वोटिंग के दिन एब्सेंट हो गए, तो पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट जाना हो गया। ऐसी स्थिति में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, यानी कि निर्दलीय विधायक की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति अगर हमारा निर्दलीय विधायक बना है या निर्दलीय एमपी बना है और वो पार्टी जॉइन कर लेता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको अलाउड नहीं है। फिर एक कंडीशन हमने पड़ी थी हमारा नॉमिनेटेड मेंबर की, मनोनीत सदस्य की, कि भाई जिस दिन आप मनोनीत सदस्य बने हो उस पर्टिकुलर दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर आप पार्टी जॉइन करना चाहते हो तो कर लो। 6 महीना क्रॉस होने के बाद में, अपॉइंटमेंट की डेट से 6 महीना क्रॉस होने के बाद में अगर आप हमारा सदस्यता कोई पार्टी की सदस्यता ले लेते हो, कोई पर्टिकुलर पार्टी जॉइन कर लेते हो तो अलाउड नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दो एक्सेप्शन इसके अंदर है, दो यहाँ पर आपको ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता। पहला पॉइंट तो ये जो कि 2/3 जो मेंबर्स है हमारी एक पार्टी ने जो सीटें जीती है उसके 2/3 मेंबर दूसरी पार्टी में जाकर के हमारा शामिल हो जाए तो वो मर्जर माना जाएगा, यानी कि विलय माना जाएगा, इसलिए वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। ये प्रोविजन कब ऐड किया गया? ओरिजिनल ये नहीं हुआ करता था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस पर्टिकुलर पार्ट को हमारा जोड़ा गया था। इसके अलावा एक कंडीशन ये रहेगी कि एक व्यक्ति जो एमपी है, एमएलए है, चुनाव जीत कर आया है और फिर उसके बाद में उसको हमारा क्या बनाया जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, एमपी है तो, एमएलए है तो विधानसभा का अध्यक्ष, और उस पोस्ट पर बैठने के बाद वो अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या बाद में वापस रिजॉइन कर लेता है, तो ऐसे में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए पद को छोड़ा है। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है वो उस पोस्ट पर बैठने वाला व्यक्ति, स्पीकर हमारा लोकसभा का या विधानसभा का, ठीक है, अपनी इच्छा से वो अगर छोड़ दिया है तो ये नियम लागू नहीं होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, सदस्यता छोड़ने से स्पीकर बना रहता है। पार्टी की सदस्यता, पार्टी की सदस्यता, एमपी एमएलए का पद नहीं छोड़ रहा है, वो तो एमपी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। जैसे पहले वाली कंडीशन के अंदर आपने देखा था, ये वाला पॉइंट कहां गया भैया? ये कि अगर कोई व्यक्ति हमारा राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, जैसे आज कोई कांग्रेस का मेंबर है और वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ देता है हमारा, तो फिर इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो एमपी एमएलए बना नहीं रह सकता, क्योंकि उसको टिकट किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था। लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन हमारा इस पर्टिकुलर पार्ट में एक्सेप्शन के अंदर आ जाए कि कांग्रेस का वो एमएलए है, हमारा एमपी है, उसको हमने स्पीकर बना दिया विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, अब उस पोस्ट पर आने के बाद पार्टी छोड़ दे, तो फिर वो वाला नियम लागू नहीं होगा कि आप एमपी एमएलए भी नहीं रहेंगे। एमपी एमएलए बनाना तो कंपल्सरी है। क्या वो पहला पॉइंट लागू होगा कि पार्टी छोड़ी तो एमपी एमएलए की पोस्ट भी हमारी जाएगी? तो ये किसके ऊपर लागू नहीं होता? स्पीकर के ऊपर, पीठासीन अधिकारी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। अगर अध्यक्ष सीट से नहीं हटेगा तो क्या अध्यक्ष की पोस्ट से भी हट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया शुरुआत में। अगर मान लो कोई व्यक्ति है हमारा, वो पद पर बना रहता है और फिर पार्टी का भी मेंबर बना रहता है, तो ऐसा नहीं उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये पॉइंट रखा गया है यहाँ पर कि अगर ऐसा हो कि एक स्पीकर लोकसभा का या विधानसभा का वो अपने पद की गरिमा का सम्मान रखते हुए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी बनाए जाने पर ये घोषणा कर दे कि मैं अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता हूं, यानी अब मैं कांग्रेस या बीजेपी या एक्स वाई जेड नाम की किसी पार्टी का मेंबर नहीं, तो वो स्पीकर बना रहेगा, पीठासीन अधिकारी बना रहेगा, एमपी एमएलए भी बना रहेगा, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर समझना? कोई और डाउट? ओके, तब तो मेजॉरिटी वाली पार्टी वोट करके उसे हटा भी सकती है। बिल्कुल सही कहा कोमल, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेजॉरिटी वाली पार्टी उसको हटा दे। यही वो रीजन है कि वो सिक्योरिटी नहीं है। अमेरिका के अंदर अगर बात की जाए या ब्रिटेन के अंदर बात की जाए तो स्पीकर जो भी व्यक्ति उस पोस्ट के ऊपर जाएगा उसको ऑटोमेटिकली सीट छोड़नी पड़ेगी, यानी पार्टी की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, वो सदस्य नहीं रहेगा। यहाँ चॉइस दे दिया गया। अब ये चॉइस का कोई इस्तेमाल खास नहीं करता। क्यों? अगर मान लो कल को अपने पद का सम्मान को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपनी पार्टी की मेंबरशिप छोड़ भी दे, तो जो पावर है सरकार उसके पास तो फुल अथॉरिटी है कि अगर कल को हमारे खिलाफ जाकर के काम करने लगे, इसको क्विकली हटा देंगे। करना ही क्या है, आराम से हटा सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से हटा देंगे, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1 कर देंगे। इसीलिए कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता इस वाले प्रोविजन को। लेकिन फिर भी इसके अंदर जोड़ा गया था, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, एक कोशिश थी कि भैया काश हमारे स्पीकर जो है ढंग से काम करने लग जाए, लेकिन वो अधूरी कोशिश थी क्योंकि पॉलिटिशियंस को पता था इतनी पावर देंगे तो कल को हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए अधूरी कोशिश की गई थी जानबूझ के। और आज भी वही चीजें देखने को मिलती है हमारी कि भाई स्पीकर जो है उस पर आरोप लगते हैं, समय समय पर हर सरकार के आरोप लगते हैं, चाहे वो केस स्टेट का हो या फिर सेंटर का हो, अलग अलग राज्यों में यही आरोप लगता है कि बायसनेस दिखाते हैं, यानी कि पक्षपात करते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मेंस में आ जाए प्रोविजन क्या है तो वो बोल देते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं जो इससे रिलेटेड हमको देखने को मिलते हैं कि सर वो डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, ये तो समझ में आ गया कि भाई स्पीकर है वो अथॉरिटी, हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी है हमारी अथॉरिटी जो निर्णय लेगी इस तरह का जब भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन का अयोग्यता का हमारा पार्ट आएगा दल बदल कानून के अंतर्गत। लेकिन क्या इसको रिव्यू नहीं किया जा सकता? क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिलता है कि स्पीकर बायस्ड हो जाए, आज की तारीख में है ही हमारा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या इसको रिव्यू का प्रावधान नहीं है? तो याद रखिएगा ओरिजिनल एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जब 1985 में 1985 में लेकर आए थे तो स्पीकर का डिसीजन हुआ करता था, वही फाइनल हुआ करता था, पीठासीन अधिकारी का निर्णय ही हमारे क्या था, अंतिम था, कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन बाद में इसके अंदर चेंज किया गया। एक बहुत ही फेमस केस किहितो होलाहन केस के नाम से जाना जाता है। इस केस के अंदर किहितो होलाहन ने सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछा और कहा सर एक बात बताओ, जब भी किसी पर्टिकुलर हमारा इलेक्शन के बाद में कोई डिस्प्यूट होता है, किसी भी व्यक्ति से हमारा डिस्प्यूट हो जाए, वो मामले कौन सुनता है? जैसे पहले हाई कोर्ट फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू जा सकते हो। इसके बाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर केस आ जाए बाकी की कंडीशंस के थ्रू, हमारा जैसे राहुल गांधी के केस के अंदर भी देखा होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे, वो उसमें क्या कोर्ट के ऊपर अपील ली जा सकती है? कही जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो फिर ये एकमात्र ऐसा केस, ऐसा एंटी डिफेक्शन के अंदर क्या है कि स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल है, आपके पास भी नहीं आया जा सकता। ये तो वो हो गया कि जुडिशरी से भी बड़ा है स्पीकर, और किसी को भी आप एंटी डिफेक्शन को लागू कर दो और हटा दो। तो यही तो होलान ने जब ये पर्टिकुलर पॉइंट रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है भैया, रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता? जब स्पीकर निष्पक्ष रहेगा इस बात की क्या गारंटी है? क्या ऐसा क्या पर्टिकुलर प्रोविजन है जो कि कहता है कि स्पीकर हमारा जो हमेशा निष्पक्ष ही बना रहेगा, किसी को जाकर के हमारा पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो टेन्योर की सिक्योरिटी मिलेगी, मर्जी आए तो बना सकते हो। नॉर्मली परंपरा आपने ऐसी बना रखी है, जो पर्टिकुलर पार्टी पावर में है उसी का व्यक्ति हमारा क्या आएगा, स्पीकर बनेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि स्पीकर जो डिसीजन लेगा हमारे वो किसके पक्ष में लेगा? सरकार के पक्ष में लेगा। तो ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पर भी आ सकता है। तो किहितो होलान ने जब ये सवाल उठाया, कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कमी है ऐसा, और सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है और हमारा स्पीकर यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी, और ये गलत है। कोर्ट में सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? क्योंकि अगर बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन के केस अयोग्यता के मामलों के अंदर हमारा कोर्ट आया जा सकता है, तो इसके अंदर भी आया जाना चाहिए। तो इस केस के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये कहा कि नहीं, पीठासीन का जो पीठासीन अधिकारी है हमारा, उसका डिसीजन दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि मेलाफाइड है, क्या उसने जानबूझ के बदले की भावना को ध्यान में रखते हुए या उसके पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर किसी तरह का कोई सुप्रीम कोर्ट अपील के थ्रू जा सकते हो। इसके बाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई पर्टिकुलर केस आ जाए बाकी की कंडीशंस के थ्रू हमारा, जैसे राहुल गांधी के केस के अंदर भी बताया, बहुत सारे केसेस है हमारे, वो उसमें क्या कोर्ट के ऊपर भी ले जा सकती है? कही जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। तो फिर ये एकमात्र ऐसा केस, ऐसा एंटी डिफेक्शन के अंदर क्या है कि स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल है, आपके पास भी नहीं आया जा सकता। ये तो वो हो गया कि जुडिशरी से भी बड़ा है स्पीकर, और किसी को भी आप एंटी डिफेक्शन को लागू कर दो और हटा दो। तो किहितो होलान ने जब ये पर्टिकुलर पॉइंट रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है भैया, रिव्यू क्यों नहीं किया जा सकता? जब स्पीकर निष्पक्ष रहेगा इस बात की क्या गारंटी है? क्या ऐसा क्या पर्टिकुलर प्रोविजन है जो कि कहता है कि स्पीकर हमारा जो हमेशा निष्पक्ष ही बना रहेगा, किसी को जाकर के हमारा पक्ष नहीं लेगा, क्योंकि उसको तो टेन्योर की सिक्योरिटी मिलेगी, मर्जी आए तो बना सकते हो। नॉर्मली परंपरा आपने ऐसी बना रखी है, जो पर्टिकुलर पार्टी पावर में है उसी का व्यक्ति हमारा क्या आएगा,
स्पीकर बनेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्पीकर जो डिसीजन लेगा हमारे, वो किसके पक्ष में लेगा? सरकार के पक्ष में लेगा। तो ये वाला पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर भी आ सकता है। तो किन्हीं तो ने जब ये सवाल उठाया, कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कमियाँ हैं, और सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये फाइनल अथॉरिटी बना दिया गया है और हमारा स्पीकर यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, और ये गलत है। कोर्ट में सवाल क्यों नहीं उठाया जा सकता? क्योंकि अगर बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन के केस, अयोग्यता के मामलों के अंदर हमारा उठाया जा सकता है, तो इसके अंदर भी आया जाना चाहिए। तो इस केस के अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, असंवैधानिक डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये कहा कि नहीं, पीठासीन का जो पीठासीन अधिकारी है हमारा, उसका डिसीजन दुर्भावनापूर्ण है, यानी कि मेलाफाइड है, क्या उसने जानबूझ के बदलने की भावना को ध्यान में रखते हुए या उसके पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर किसी तरह का कोई कमी रह गई, ये हम चेक करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि स्पीकर का डिसीजन हर बार गलत रहेगा, लेकिन क्या उसके अंदर सच में ऐसी कंडीशन बन गई थी कि उसको दोबारा डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, या जानबूझ के उसने हमारे इस तरह की कोई चीज करने की कोशिश करी, वो चेक करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा के थ्रू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अपनी पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमेटिकली हमारा इस केस के अंदर शामिल कर दिया। और ये केस याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है कि तो केस का संबंध किस मामले से है, तो याद रखना एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से है, इससे संबंध देखने को मिलता है। दूसरा पर्टिकुलर और अगर डीप जाने की बात हो तो क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है स्पीकर के डिसीजन का, पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन का, हम कहेंगे आज की तारीख में हो सकता है। लेकिन अगर एग्जाम में कहे ओरिजिनली यानी कि 1985 में जब दिखाया गया था, तब क्या रिव्यू हो सकता था? आंसर था नहीं, उस समय रिव्यू नहीं हो सकता था। आज की तारीख के अंदर ये हमारा रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है हमारे कि इस तरह का स्पीकर की पोजीशन की जो हमारी सवाल निशान देखने को मिले, जो कि हमको देखने को मिला था रिसेंटली महाराष्ट्र के केस के अंदर ही। और ये हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन का एप्लीकेशन डाला गया उस समय की सरकार के थ्रू, तो स्पीकर जो थे हमारे, उन्हीं को एक्टिंग स्पीकर हुआ करते थे, क्योंकि परमानेंट स्पीकर जो थे हमारे वो उस समय पोस्ट पर नहीं थे। तो एक्टिंग स्पीकर को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आ गए, और नियम ये कहता है कि अगर स्पीकर के ही अगेंस्ट में हटाने का प्रस्ताव हो तो उस समय उस पोस्ट पर उस व्यक्ति को बैठने का अधिकार नहीं है। तो वो जो महाराष्ट्र का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वर्तमान में चल रहा है हमारा, वो इन्हीं चीज़ों को रिव्यू करने का चल रहा है कि क्या जानबूझ के ऐसी कुछ व्यवस्था की गई कि जब सॉरी महाराष्ट्र की बड़ी बनाई सरकार को गिराने के लिए कुछ पर्टिकुलर मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे थे मर्जर के नाम पर, और उस पार्टी ने कहा कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, तो स्पीकर के पास वो लेटर जब जाए डिसीजन लेने के लिए, एक्टिंग से प्रॉपर पावर तो वही मिलेगी। तो क्या जानबूझ के स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लेकर आया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को रोका जा सके? क्योंकि जब हटाने का प्रस्ताव लेकर आया था तो स्पीकर उस पोस्ट पर नहीं रह सकते, तो पद खाली होगा तो डिसीजन कौन लेगा? क्योंकि डिसीजन लेने का अधिकार तो किसको है? हमारा स्पीकर को, और स्पीकर ही नहीं होगा हमारा, या उस पद पर बना ही रह सकता, हमारा डिसीजन कैसे होगा? ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है कि क्या ये मिसयूज नहीं है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का, या फिर क्या ये मिसयूज नहीं है हमारे ओवरऑल एंटी डिफेक्शन लॉ का, कि भैया एक प्रोविजन पे यहाँ लिखा हुआ नहीं था, आपने इसी का फायदा उठा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा रखा था उसी का बेनिफिट उठा लिया। ये कोर्ट डिसाइड करेगा, वो डिसीजन के थ्रू पता चलेगा। हालांकि वर्तमान में जजमेंट हियरिंग सुन के लगता है कि सरकार को वापस बनने की संभावना नहीं है, लेकिन शायद एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कुछ चेंजेस भविष्य के अंदर हो जाए, या गवर्नर की पोजीशन को लेकर के कुछ चेंजेस मामले देखने को मिले, लेकिन वो जो मामला आगे बढ़ेगा तब देखा जाएगा। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है हमारी, डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर है, क्या उसके फैसले पर सवाल उठाया जा सकता है? ओरिजिनली नहीं पॉसिबल था, यही तो गोलान केस के बाद ऐसा पॉसिबल हो सकता था। अब एक पॉइंट और आता है कि सर जब इस तरह के मामले होते हैं एंटी डिफेक्शन वाले पर्टिकुलर मामले के अंदर हमारा, तो जो रूल्स वगैरह प्रोसीजर वगैरह वो क्या है? क्या स्पीकर अपनी मर्जी से किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है? ऐसा नहीं है, रूल्स बनाने का अधिकार स्पीकर को ही है। और फिलहाल के जो रूल्स बना रखे हैं हमारे वो कुछ इस तरह से है, फिलहाल के जो रूल बना रखे हैं वो इस तरह से है कि डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ही रहेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा जब दल कानून की बात आएगी, लेकिन वो फैसला सब तब लेगा जब उसके पास कोई शिकायत करे, तब अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, खुद ही नहीं कर सकता। कोई पर्टिकुलर पार्टी आकर के कंप्लेंट करे कि सर इस मेंबर ने हमारी क्या कर दी, पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई किया जाए, तभी पॉसिबल होगा। या फिर दूसरी पर्टिकुलर कंडीशन हमारा कि सर इस पर्टिकुलर मेंबर ने हमारा क्या कर दिया, हमारे निर्देश के अगेंस्ट आकर के काम किया है और हम चाहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हटाया जाए उसको, हमारा तभी पॉसिबल हो पाएगा। सिमिलरली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करी जाए हमारा, और नॉमिनेट की बात भी करी जाए, अगर वो डिस्क्वालीफिकेशन की कंडीशन अप्लाई होती है तो पहले स्पीकर के पास इसी व्यक्ति को जाकर के शिकायत दर्ज करानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर सो मोटो नहीं कर सकता, यानी कि स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, खुद डिसीजन नहीं ले सकता जाकर कि भैया इसने हमारा पार्टी बदल दी है, मैं इसको डिस्क्वालीफाई करता हूं, ये अधिकार तो है ही नहीं उसका। कर्नाटक के केस के अंदर ये चीज हमको देखने को मिली थी, और ये भी मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। कर्नाटक के अंदर तो कांग्रेस और जेडीयू की सरकार हुआ करती थी हमारी, और फिर बाद में गिरा करके उसको कुछ मेंबर जेडीयू से लेकर के हमारे बना दिए गए थे, सॉरी कांग्रेस उसमें बीजेपी की सरकार के अंदर। तो इसी चीज का मिसयूज किया गया था। हुआ क्या कि जेडीयू के कुछ पर्टिकुलर लोग हमारे जेडीएस वाला, थैंक यू वेरी मच आपका, जेडीएस पार्टी उसका, जेडीएस के कुछ पर्टिकुलर मेंबर ने जब इस चीज का विरोध किया, एक से निकल के दूसरी तरफ गए, तो शिकायत तो किसी ने की नहीं थी। जानबूझ के स्पीकर ने उस समय, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी शो कर दी थी, जानबूझ के स्पीकर ने क्या कर दिया था हमारा, जेडीएस के कुछ पर्टिकुलर मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाकी को मर्जर साबित कर दिया। यानी मर्जर दो तिहाई वाली पर्टिकुलर कंडीशन पे लागू होता है, वो लेकर के हमारा शामिल करके बाकी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये तो आप करने का अधिकार ही नहीं था। लॉ क्लियरली बात करता है फिलहाल के लिए जो बनाया गया हमारा कि भैया स्पीकर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हमारा, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। मामला तभी वो एक्शन लेगा जब उसके पास में क्या कोई शिकायत आए। कर्नाटक के केस के अंदर इसका मिसयूज किया गया, अब ये मामला भी पेंडिंग चल रहा है। अब तो देख लो नए चुनाव भी आ गए हैं, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर वो मामला भी पेंडिंग है। हमने कहा था कि इलेक्शन डिस्प्यूट के अंदर सबसे बड़ी इशू क्या है, टेरिटोरियल पार्ट के अंदर पड़ा था, तो एक पॉइंट ये था कि जुडिशियल प्रोसेस बहुत लंबे चल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सरकार बदलता डिसीजन नहीं है। आप देख लो बीजेपी का एक कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरा चुनाव आ गया, अभी मई के अंदर हमारे इसके अंदर चुनाव होने वाले हैं। ये जो कमियां है वो शो करती है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के अंदर भी हमको वो पर्टिकुलर तत्परता नजर नहीं आती जो कि होनी चाहिए थी। इसलिए अगर कोई आपको पूछे क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज की तारीख में बनाया जाना चाहिए, चुनावी प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए, आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कोर्ट के अंदर ऑलरेडी इतने मामले पेंडिंग चल रहे हैं कि इस तरह के डिस्प्यूट जब आते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर सवाल उठ जाए हमारे, वो जल्दी नहीं हो पाते, और हमको देखने को मिलता है कि सरकार बदल जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको कोई पूछ ले इलेक्शन ट्रिब्यूनल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि फिलहाल के लिए क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर तभी एक्शन लेगा हमारा जब कोई शिकायत लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। और जब वो डिसीजन लेगा हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग अधिकारी, तो उसको बराबर चांस देना पड़ेगा जिसके खिलाफ आप प्रस्ताव लेकर आए हो अपनी बात रखने का, कि भैया क्या हालात रहे जिसकी वजह से उस पार्टी के हमारे अधिकारों की या पार्टी के निर्देश के विपरीत जाकर के काम किया, क्या फिर क्या कारण रहे कि पार्टी की मेंबरशिप छोड़ी, ऐसा वो रीजन जरूर आपको दिया जाएगा, बताना पड़ेगा। और जरूरत अगर लगी स्पीकर को कि नहीं सच में उसके पास कोई रीजनेबल कारण है, या फिर पार्टी ने एक ऐसे पर्टिकुलर बिल को समर्थन देने की बात कर दी थी जो बिल्कुल सही नहीं है, गलत है, उसके प्रोविजन बिल्कुल सही नहीं है, या रिवर्स वाला पार्ट बिल बहुत बढ़िया है, जबरदस्ती बस विरोध के नाम पर किया जा रहा है, तो फिर वो हमारा क्या कर सकता है, एक कमेटी बना सकता है, कमेटी ऑन प्रिविलेज ऑफ इंक्वायरी, जांच के लिए विशेषाधिकार समिति, और वो तय करेगी उस मामले में कि क्या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर सामने वाले के पास जिसको डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही है हमारा वो वैलिड रीजन, तो जांच स्पीकर नहीं करेंगे, उस केस के अंदर अलग से कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के अंदर जितने मेंबर हमारा अपॉइंट करना चाहते हैं वो अपॉइंटमेंट करेंगे। सरकार का मंत्री कोई इसके अंदर हमारा मेंबर नहीं होगा, विपक्ष के भी कुछ लोग होंगे, सरकार के भी कुछ लोग होंगे, सरकार का कोई मंत्री नहीं होगा, और वो सिर्फ उस मामले की जांच करने के लिए बनाई जाएगी जो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू अगर कोई घटना घट गई है, तो जब ये हमारा कमेटी डिसीजन दे देगी और लगेगा कि हाँ वैलिड रीजन है इसके पास कि सच में इसके विशेषाधिकार थे कि वो अपनी बात वहां रख सकता था, अपनी पार्टी के आगे जाकर काम कर सकता था, पार्टी ने गलत निर्देश दिए थे, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अगर
स्पीकर को लगता है कि नहीं कमेटी का रिकमेंडेशन सही है, डिसीजन किसका फाइनल रहेगा? ओनली एंड ओनली प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। अगर वो सैटिस्फाइड है कमिटी ऑफ प्रिविलेज फॉर इंक्वायरी यानी कि जांच के लिए बनी हुई विशेषाधिकार समिति की, अगर वो सैटिस्फाइड है तो वो डिसीजन लेगा। जरूरत पड़ने के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या करता है, इस तरह की कमेटी भी बना सकता है। ये रूल फिलहाल के लिए वर्किंग दी गई है, ये वर्किंग इस एक्ट में नहीं लिखी गई है। क्यों? क्योंकि इस वर्किंग के लिए रूल बनाने के लिए इस एक्ट में एक ही प्रोविजन लिखा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ की प्रक्रिया कैसे काम करेगी, प्रोसीजर कैसे काम करेगा, इन नियमों को लागू करने के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करेगा, पीठासीन अधिकारी तय करेगा। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को अधिकार है, विधानसभा के अध्यक्ष को अधिकार है कि वो क्या करे, इस तरह का प्रोसेस सेट करे। यानी कल को अगर उसको चेंज करना हो तो भी कौन कर सकता है? हमारा लॉ लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर देगा। क्योंकि इस एक्ट के अंदर ये लिखा है कि इस प्रधान को लागू करने के लिए जो भी आपको प्रक्रिया अपनानी पड़े वो कौन अपनाएंगे? प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनाएंगे, पीठासीन अधिकारी अपनाएंगे। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पढ़ा था कि रिलीज की संख्या, अदर रिलीज की संख्या कितनी होगी, वो हमारा फिलहाल के लिए 33 है, कल को उसको बदलना पड़े तो पार्लियामेंट ये काम करेगा। वैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके लिए रूल बना सकता है। भविष्य के अंदर जो अभी प्रक्रिया आपने समझी इसको बदलना हो तो बदला जा सकता है, लेकिन 30 दिन का आपको एटलीस्ट हमारा एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा नियम को बदलने से पहले उस सदन को, यानी कि लोकसभा को और या विधानसभा को। अगर वो सदन उसको पास कर देता है कि भैया स्पीकर नियम में चेंज करना चाहते हैं, ये वाली जो प्रक्रिया आपने पढ़ी 3 स्टेप हमारी, इसके अंदर नया कोई प्रोविजन लेकर आना चाहते हैं तो स्पीकर को अधिकार है, लेकिन 30 दिन का समय देना पड़ेगा नियमों को बदलने से पहले, लागू करने से पहले। उस 30 दिन के दौरान में लोकसभा में चर्चा होगी, राज्य के अंदर विधानसभा में चर्चा होगी और फिर वहां से पास करवाया जाएगा। चेंजेस भी हो सकते हैं, रिजेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि भाई सिंपल मेजॉरिटी वाला पार्ट रहेगा तो चाहो तो चेंजेस भी किए जा सकते हैं। अधिकार किसको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और 30 दिन का समय हमारा दिया जाएगा। तो प्रक्रिया आज की तारीख में क्या है ये आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहला पार्ट। और नियमों में चेंज करना पड़े तो किसको अधिकार है और कैसे किया जा सकता है ये भी याद होना चाहिए। कोई डाउट हो इस पॉइंट में तो प्लीज पूछ लो किसी भी तरह का। नहीं, जापानी नहीं हुआ करते थे, अरुणाचल प्रदेश के एक एमपी हुआ करते थे, जापानी नहीं थे, वो नाम से ऐसा लगता है। ओके, और बताएं सर, स्पीकर पीआर लगे, सर पर स्पीकर पर लगे ये एलिगेशन कहाँ तक सही होते हैं? देखो, पद की गरिमा को बनाए रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक्शंस को देखा जाए तो दिक्कत है, क्योंकि वो शो करता है कि भैया हमारा जो स्पीकर है वो बायस में से काम कर रहा है। तो उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले पर्टिकुलर पार्ट से नहीं, एक बार उस पद पर रहते हुए आप क्या काम कर रहे हो उस पर देखना पड़ेगा। जैसे हमने मनी बिल की बात की थी, मनी बिल का प्रोविजन नंबर 7 वो कहता है कि मिलता जुलता पर्टिकुलर मामला अगर लगे शुरुआत की 6 वाली कंडीशन से तो डिक्लेयर कर दो। डिक्लेयर कौन करेगा? स्पीकर करेगा हमारा, और स्पीकर का डिसीजन सवाल भी नहीं उठा सकते। तो स्पीकर और पावरफुल हो गया, वो किसी भी मामले को कर सकता है। हमने आधार के एग्जांपल से समझा था कि सर आधार वाला जो पर्टिकुलर पार्ट वो ये शो कर रहा था कि उसके अंदर मनी बिल का प्रोविजन था ही नहीं, लेकिन स्पीकर ने प्रूफ कर दिया कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आपके पास ये पावर है, तो उसे प्रूफ कर दिया कि हाँ मेरे को लगता है, उसने डिक्लेयर कर दिया। हमने रिसेंटली भी एक चीज देखी, हमारा बजट पास हुआ, बजट गिलोटिन से पास हो गया। भारतीय इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भैया बिना चर्चा के बजट पास हो जाए, इस बार हुआ। गिलोटिन लागू करने का अधिकार स्पीकर को देखने को मिलता है। गिलोटिन तब इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह का टूल है, एक तरह का माध्यम है किसी बिल को पास करने का कि भैया समय खत्म हो रहा होगा, दिन खत्म हो रहा होगा, बिल थोड़े बच गए, चर्चा जितनी हुई थी कर ली, अब लगता है कि चर्चा नहीं होगी, सीधी वोटिंग करवा लो हमारा, तो बिल के सारे प्रोविजन जो अब तक नहीं पड़े गए, चर्चा नहीं की उसको इग्नोर करो और हाँ या ना हाथ खड़े करवा लो कि मंजूर है कि नहीं है हमारा। गिलोटिन इस्तेमाल किया गया बजट के मामले के अंदर, जबकि आज तक ऐसा होता है कि बजट के अंदर जो घोषणाएं की गई है उन सब पर चर्चा होगी, डिटेल में डिस्कशन होगा, कमिटीज के पास में भेजा जाएगा। हमने पढ़ा भी है, कमिटी स्क्रूटनी करती है, यानी जांच करती है। तो सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ कमिटी के बाद में, उसके बाद बिल्कुल अधिकार है हमारे मेंबर्स को कंसिडरेशन स्टेज के अंदर कि भैया जाकर के उसके ऊपर सवाल पूछा जाए सरकार से, वो हुआ ही नहीं। सरकार ने उसको पास करवा दिया गिलोटिन से, स्पीकर पर सवाल उठने वाजिब है, देखने को मिलता है। और राहुल गांधी का केस वैसे नजर आता है कि भैया लॉ तो स्पीकर को अधिकार नहीं देता है, लोकसभा का सेक्रेटरी जो है, सचिवालय जो है हमारा, उसके ऑफिसर है, वो निर्देश पर काम करता है लोकसभा के स्पीकर के। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किसके कहने पर आपने अधिकार दिया? जबकि आर्टिकल नंबर 103 तो कहता है प्रेसिडेंट हमारा निर्णय लेगा, तो अधिकार किसने दिया? और वो जो आरोप लगे थे माइक बंद वाला पर्टिकुलर पार्ट, हमने खुद ने लाइव देखा है, लोकसभा 16 मिनट तक हमारा बिना माइक के चल रही थी। इतनी बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता कि टेक्निकल डिफॉल्ट आ जाए, क्योंकि जब टेक्निकल डिफॉल्ट आता है तो ऐसा नहीं है आपको जो सामने दिखाई दे रहा है उतना ही पार्ट समय लगता है। बकायदा स्पीकर के पीछे की तरफ एक पूरा का पूरा ऑफिस है, कमरा है, जहां टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठ रखे हैं। जो मेंबर वहां बैठते हैं उनकी सीट नंबर फिक्स है, 1 नंबर पर ये बैठेगा, 2 नंबर पर ये बैठेगा, 3 नंबर पर ये बैठेगा, आगे पीछे भी नहीं हो सकता कि कॉलेज और हमारे स्कूल में पहले आओ पहले पाओ वाला पार्ट, सबके हमारी जगह फिक्स है और सबके माइक के ऊपर नंबर लिख रखे हैं और उनका नंबर वाइज ही कंट्रोल हमको देखने को मिलता है अंदर उस टेक्निकल रूम के अंदर कि 1 नंबर माइक का कंट्रोल अलग रहेगा, 2 नंबर माइक का कंट्रोल अलग रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब स्पीकर किसी को बोलने का मौका देते हैं कि आपको 2 मिनट दिया गया या 3 मिनट दिया गया, नॉर्मल इतना ही मिलता है हमारा, तो उससे वो क्रॉस करने की कोशिश करें और बार-बार मना करने के बाद भी नहीं बैठे हुए चिल्लाया जा रहा है, तो स्पीकर आदेश देते हैं कि सर माइक ऑफ कर दो इनका। तभी वो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति हमारा क्या कर सकता है, माइक ऑफ कर सकता है, अदरवाइज उसको बटन को टच करने का अधिकार भी नहीं है। तो हमने लाइव देखा है लोकसभा के अंदर कि भैया क्यों एक व्यक्ति के बोलने पर ही माइक बार-बार बंद हो जाता है, जबकि रिटर्न में भी दिया गया। और एक बार तो हमने ये भी देख लिया कि 16 मिनट लोकसभा के अंदर माइक बंद रहा, लाइव संसद टीवी चल रहा था और 16 मिनट हंगामा हो रहा था, आवाज ही नहीं आ रही थी संसद के अंदर। तो ये जनता को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है? इन कारणों से स्पीकर पर सवाल उठता है और एंटी डिफेक्शन भी ऐसे ही पार्ट को देखने को मिलता है। और बताओ सर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किसी एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया तो फिर अगर वो नहीं करता है, अगर वो पाते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, मेरे को इस पर्टिकुलर कमेटी के चीजों के थ्रू लगता है कि इनके ऊपर जो लगे एलिगेशंस है वो सही नहीं है, तो वो पद पर बने रहेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पार्टी भी छोड़ दे हमारा या दूसरी पार्टी में चले जाए हमारा, तो भी पद पर बने रहेंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ये तब ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारा जब 2 तिहाई जैसे मर्जर देखने को मिले, तब इस्तेमाल होता है, उसके आस-पास देखने को मिले या वैलिड रीजन हो। आज की तारीख में वैलिड रीजन जैसे नाम कोई चीज तो है नहीं। कभी किसी टाइम पीरियड में अपनी जो बोलने का अधिकार था हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, कि मौलिक अधिकारों के अंदर ये कह रखा है कि एमपी एमएलए अपनी पर्टिकुलर मेंबरशिप पर रहते हुए, पद पर रहते हुए अगर कोई बात बोलता है, कोई वोटिंग करता है तो उसको हमारा पूर्ण स्वतंत्रता होगी, उसके ऊपर न्यायिक कार्रवाई यानी कि कोर्ट में इंक्वायरी कार्रवाई नहीं की जा सकती, बाकी एक्शन जरूर लिए जा सकते हैं। तब भी उस पावर का इस्तेमाल करे और इस कमिटी को ऐसा लगे कि नहीं भैया चीज तो सही की गई थी, तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर मामला कोर्ट जरूर जाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, फिर वो चेक किया जाएगा कि कमिटी ने किस हिसाब से तय किया और स्पीकर का डिसीजन जो है वो सही था या राजनीतिक रूप से प्रभावित हुआ। क्लियर? कोई डाउट किसी तरह का? हाँ जी, संसद न्यूज रहती है। राहुल गांधी की सदस्यता नहीं मिलता तो कोर्ट जा सकते थे। अगर सदस्यता रद्द नहीं होती तो देखो राहुल गांधी पर एंटी डिफेक्शन का लॉ नहीं लागू हुआ है। एंटी डिफेक्शन वाला पार्ट अलग है, वो तो पार्टी जो है हमारा वो छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ होता था तो एंटी डिफेक्शन का लॉ लागू होता, वो तो अवमानना का केस था, वो डिफेमेशन का केस था, दोनों अलग-अलग पार्ट है। कोर्ट भी जा सकते हैं, कोर्ट तो गए भी है, सूरत के सेशन कोर्ट ने उनको हमारा फिलहाल के लिए एक तारीख दी है, 13 तारीख के आसपास शायद है कि हम सुनेंगे आपके उस मामले को, केस सजा को खत्म किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए। फिलहाल के लिए उसके ऊपर रोक लगा दी है हमारा परमानेंटली और 10 अप्रैल का समय दिया गया पुलिस मोदी को कि भैया तुमको कोई समस्या हो तो बता दो इस चीज से या कोई प्रूफ देना वाला पर्टिकुलर पार्ट तो हो सकता है। ठीक है, तो वो मानने का केस है, वाला पार्ट यहाँ लागू होगा। अब ये तो प्रोविजंस जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्या-क्या रूल्स है, क्या-क्या रेगुलेशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर कि सर एंटी डिफेक्शन लॉ लाने से फायदा क्या होगा, यानी कि यही जो प्रोविजंस पढ़े जो समझे उनको अगर कंक्लूजन करना पड़े और मेंस में लिखना पड़ेगा तो फिर क्या लिखें, क्योंकि प्रोविजन तो पूछे नहीं है। अगर पूछ ले सिविल में पता तो प्रोविजन लिखने का क्या फायदा, पूरा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, 1-2 लाइन में बता दिया कि ये प्रोविजन है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इससे ज्यादा तो आप नहीं लिख पाओगे। इंट्रोडक्शन के अंदर ही छोटा-छोटा पॉइंट आ सकता है, इस इंट्रोडक्शन के बाद में 2-3 पॉइंट आ सकते हैं। मेन पॉइंट है सिग्निफिकेंस हमारा महत्व। तो पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के आने की वजह से क्या हुआ, वो है ग्रेटर स्टेबिलिटी, अधिक स्थिरता, सरकारें स्थिर होने लगी।
क्यों? क्योंकि सर 1961 से लेकर के 71 के अंदर कई सारे पॉलिटिकल लोग, खास करके इंडिपेंडेंट लोग हमारे जाकर के पार्टियां ज्वाइन करने लगे, तो ये तो गलत बात हुआ करती थी। आज भी हमको देखने को मिलता है कि कई सारे लोग एक पार्टी से निकल के दूसरी में चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कैसे पॉसिबल हो पाएगा हमारा कि सरकार ढंग से काम कर पाए? तो वो एक डर रहेगा कि मेंबर हमारा क्या है, छूट जाएगा, मेंबर हमारा चला जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा समय पहले आपकी सरकार ने कहा था कि भैया हमारा जो है मेंबर लेकर के सरकार गिराने का प्रयास है। तो आप दिल्ली के अंदर बात करें तो 70 विधानसभा की सीटें हैं, 67 जो है वो आपके पास है, 3 जो है वो बीजेपी के पास है। इमेजिन कि भैया कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से कोई हमारा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सरकार स्टेबल है। अब ये नंबर ऐसा दिखाता है कि विपक्ष के पास नाम मात्र की सीट है, 3 सीटें बीजेपी के पास नजर आती है, बाकी सभी आपके पास है हमारा। तो इसमें से आप 2 तिहाई लेकर जाओगे तो भी नंबर अपने आप में टफ है ना, क्योंकि एक सरकार जो बनी है हमारा, वो ओवरऑल सीट में से ऑलमोस्ट सारी सीटें जीत चुकी है। और नियम जो कहता है वो 2 तिहाई का पानी कहता है, यानी कि आपको कम से कम 45 लोग लेकर जाने पड़ेंगे। कम नहीं है, 45 लोग। तो 45 लोग आप लेकर जाओगे, इतना आसान थोड़ी है कि 45 विधायक को खरीद लोगे दिल्ली के केस के अंदर। इसीलिए सरकारें स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्थिर होने के चांसेस हो जाते हैं, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ को ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए और प्रोविजन को ढंग से इस्तेमाल करे तो। दिल्ली की सरकार बनी हुई है, जो क्लोज मेजॉरिटी वाली होती है, यानी कि थोड़ी सीटें आपको बहुमत से थोड़ा सा चूक गए, तो फिर इसका मिसयूज भी होने को देखने को मिलता है हमारा। जैसे कि हमने महाराष्ट्र के ये देखा, हमारा मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, 19 के आसपास कुछ पर्टिकुलर मेंबर बजा करके बीजेपी में मिले थे, क्लोज मेजॉरिटी वाला पर्टिकुलर पार्ट था, कांग्रेस को जस्ट मेजॉरिटी थी, बीजेपी थोड़ा पीछे थी, 19 मेंबर यहाँ से निकले, अब 19 मेंबर निकले तो बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। तो फिर वो हमारा क्या करते हैं सिचुएशन कुछ ऐसे बदलती है कि बीजेपी जो कि पहले पीछे थी वो आ गई नंबर 1 पर, मेजॉरिटी नहीं मिली थी लेकिन नंबर 1 पर आ गई थी हमारा। तो हमने ये भी पढ़ा है कि किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो भी सरकार बनाई जा सकती है, 6 महीने का समय मिलता है। तो पहले कांग्रेस के पास मेजॉरिटी थी, उसकी मेजॉरिटी को इतना कम किया हमने कि भैया सरकार किसकी बन जाए, बीजेपी की बन जाए, बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, 6 महीने तो चला लेंगे। फिर नियम ये भी कहता है कि कोई पोस्ट अगर खाली होती है एमपी एमएलए की तो 6 महीने के अंदर भरनी पड़ेगी। तो बाई इलेक्शन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव के माध्यम से, वो 19 विधायक जो जीत कर आ गए, जनता ने तो चुना ही था हमारा पहले से ही, तो उन्हीं को हमारा जिता दिया, एक दो हार भी गए, बाकी जाकर के बीजेपी के अंदर जाकर के जॉइन हो गए, सरकार बदल गई। तो वो जो क्लोज मेजॉरिटी होती है वहाँ मिसयूज भी होता है इस चीज का, लेकिन फिर भी एक डर हमेशा रहता है कि भैया ग्रेटर स्टेबिलिटी सरकार को हमेशा बनी रहेगी, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे वो स्टेट के अंदर देखने को मिले। दूसरा, करप्शन नहीं होगा, खास करके पॉलिटिकल करप्शन, पैसा देकर के सीट चेंज करना आसान आसान कि भैया बोलो कितना चाहिए, 40,000 40 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, वो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि मेन पार्ट तो एक कंट्री के अंदर आप सरकार के रूप में जो करना चाहते हो वो ये है करप्शन को रोकना है। तो नियम बनाने वाले ही करप्शन करने लगे तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है हमारा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई चीज हमारा इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसलिए ये नियम लेकर आएगा कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ जरूरी है ताकि पॉलिटिकल करप्शन को रोका जा सके। किसी को डर हो सकता है कि 50 करोड़ ले भी दूंगा क्या फायदा होगा अगर मेरी मेंबरशिप चली गई, शायद उस डर के माध्यम से कोई रुक जाए, लेकिन आजकल वो डर देखने को नहीं मिलता, इसलिए लोग चले भी जाते हैं। वो कम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर पॉलिटिक्स जो है वो भी स्टेबल रहती है, राजनीति में भी स्थिरता देखने को मिलती है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कैसे? कि जब सरकार बनी रहेगी, बदलने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो सरकार की पॉलिसीज भी टर्न करती रहेगी, सरकार जो कानून लेकर आए वो भी टर्न करते रहेंगे, उसको डर नहीं रहेगा कि कल पार्टी कोई इसको धमकी देगा और सरकार गिर जाए। तो पॉलिटिक्स को स्टेबल बना के रखना है, तो उसका परिणाम सिंपल सा है हमारा, अगर ये रहता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकार अपनी जो पर्टिकुलर फैसले ले रही है वो ढंग से ले सकती है, कोई उसको डर नहीं दिखा सकता। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लिया जाए, सरकार गिरने की संभावना कई बार देखने को मिलती है, लेकिन विधायक बने रहते हैं कि नहीं जाएंगे भैया, सरकार से शिकायत है, सरकार से करेंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। तो वो राजस्थान की जो पॉलिसी रन कर रही है वो कंटिन्यू रन कर रही है, सरकार बदल जाएगी तो पॉलिसी खत्म, क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। इसलिए डेमोक्रेसी के नियमों को ढंग से बनाए रखने में इसका अच्छा योगदान हमको दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट और भी आता है, जैसे जो संसद के सदस्य हैं या विधानसभा के हमारे सदस्य हैं वो थोड़े ज़्यादा जिम्मेदार भी हो जाते हैं, वफादार तो होते ही होते हैं, लॉयल तो रहते ही रहते हैं, रेस्पॉन्सिबल भी रहेंगे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, क्योंकि उनको पता है जब चुनाव लड़ने की बारी आएगी हमारा तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जनता को जाकर के जवाब देना है। जनता ने पहले चुना था एक पर्टिकुलर पार्टी का फेस देख करके, आप जीतने के बाद दूसरी बार चले गए, अब जाकर के आप उस पार्टी के समर्थन में मारो, जनता भी बेचारी कंफ्यूज कि पिछली बार तो आए थे 5 साल पहले इसकी भगत की बुराई कर रहे थे, अभी आकर के भगत का फायदा कर रहे हो, इसके आने से ये हुआ, उसके आने से ये हुआ, वो चीजें देखने को नहीं मिलती। तो पार्टियों के साथ मेंबर ढंग से जुड़े रहते हैं और पार्टी के जो निर्देश है या सरकार में हो तो सरकार के जो निर्देश है, सरकार की जो पॉलिसी है वो ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी इसका फायदा देखने को मिलता है। एक पॉइंट और, हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टियां हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात ही नहीं की गई थी इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई पर्टिकुलर हमारी संस्था होगी जो संविधान के प्रावधान के थ्रू बनाई जाएगी, लेकिन पहचान जरूर मिल गई, पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन को शामिल करने से एक पहचान दी गई कि हाँ संवैधानिक रूप से हम आपके अस्तित्व को मान्यता देते हैं। आप होंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही है संवैधानिक संस्था, लेकिन हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बारे में बात की गई है, आप भी एक अभिन्न अंग हो, ये हमको देखने को मिला। क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसा प्रोविजन था ही नहीं जहां पर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल नाम का कोई लाइन लिख रखा हमारा, इसके अंदर लिख रखा था, तो इससे पहचान मिली, एक संवैधानिक हमारी मान्यता मिली कि हाँ भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों का भी अस्तित्व नजर आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस नियम को चेंज नहीं करना है। एक पहचान देना और एक मान्यता देना, दोनों के अंदर हमको फर्क देखने को मिलता है, इस चीज को याद रखिए। क्लियर? ये वर्ड गलत लिख दिया गया, हिंदी के नाम से कर लेते हैं, संवैधानिक पहचान देता है, वर्ड से कंफ्यूजन हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट है सिग्निफिकेंस में? मैं तो प्लीज पूछ लो, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आपको एग्जाम में यही का यही लिखना है, 200 वर्ड के अंदर आ जाए तो सेम टू सेम लिख दीजिएगा, और अगर 300 वर्ड के आसपास लिखना पड़े जैसे बिहार के केस के अंदर होता है हमारा, तो इसको एक्सप्लेन 2 लाइनों के अंदर कर देंगे, कैसे ग्रेटर स्टेबिलिटी यानी कि अधिक स्थिरता मिलती है, कैसे करप्शन रोकने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारा, कैसे डेमोक्रेसी हमारी जो है वो कंटिन्यूअली मजबूत रहती है, वो सब पॉइंट्स आप अपने भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। लिखना है आपको इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, आंसर लिखना है। कोई डाउट किसी को भी? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस के बाद में इशूज, यानी कि वो कमियां वो चिंताएं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ जुड़ी हुई है, जो हमको क्लियर दिखाई देती है। सबसे पहली, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की हानि। किस बात का इंडिपेंडेंस? जैसे संविधान आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर जो 14 हमने पढ़ा था, वहां कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के साथ सभी समान है, और उसी एक्सेप्शन के अंदर कहता है कि हमारे जो एमपी एमएलए हैं अपनी पर्टिकुलर पद पर रहते हुए अगर कोई बात बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। बात तो ठीक, न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कभी नहीं है, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू न्यायिक कार्रवाई हुई भी नहीं। लेकिन जनता ने जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसको भेजा था, क्या हमारे मुद्दे रखोगे सामने, और सरकार अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रही है ऐसा जो जनता की भलाई के लिए नहीं है, और सरकार का व्यक्ति ही सरकार की आलोचना करने लगे, तो फिर तो आप उसको बाहर निकाल दो, तो फिर वो उस आजादी का क्या हुआ? ये तो गलत बात है, रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है कि सर एटलीस्ट ये तो चीज नहीं हो कि सरकार के खिलाफ बोल दिया या अपनी पार्टी के खिलाफ बोल दिया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। हाँ माना इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए सरकार के खिलाफ और वो जाकर के पार्टी के अगेंस्ट में वोट कर दे तो समझ में आता है, या किसी व्यक्ति को पोस्ट से हटाना है, हमारा संवैधानिक पोस्ट पर एक करप्ट व्यक्ति बैठा है हमारा, उसको पोस्ट से हटाना है और पार्टी ने निर्देश दिया था, वहां जाकर के आपने अगेंस्ट से वोट कर दिया तो भी समझ में आता है। लेकिन पार्टी ने जो बोला अगर उसको लगता है कि एक्चुअली में गलत है, ये चीज सही नहीं की जा रही है हमारा, तो फिर उसको तो आपने आजादी छीन ली, जनता ने जिस पर्टिकुलर पर्पस से भेजा था वो आजादी छीन ली। ये नुकसान दिखाई देता है इस प्रोविजन में। इसमें जो 3 कंडीशन दिखी थी हमने जब डिस्क्वालीफाई हो सकता है, उसमें जो एक प्रोविजन है कि आप पार्टी के खिलाफ वोट करते हो या पार्टी के निर्देश के अगेंस्ट में काम करते हो और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसमें चेंज की रिक्वायरमेंट है, रिमूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, चेंज की रिक्वायरमेंट है। कुछ केसेस को छोड़ करके हमारा ये नियम ईजी किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है जवाबदेही भी कम हो जाती है।
किस बात की जवाब दी? कि जब पता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर सकता है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर वो सरकार से सवाल पूछने का कोशिश करेगा ही। क्योंकि उसको पता है कि भई सरकार जो काम कर रही है वो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की तारीख में एनडीए प्लस के पास में ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 329 के आस-पास सीटें हैं। इसमें से एक तो होगा जिसको लगा होगा कि कोई पॉलिसी सरकार की सही नहीं है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। सिमिलर राजस्थान के अंदर भी देख लिया जाए कि सर कांग्रेस की सरकार है, वो जो फैसला ले रही है, जो राजनीतिक इश्यू वहाँ चल रहे हैं, कोई तो होगा, एक भी सही है हमारा, कि जिसको लगा होगा कि भैया ये चीज़ सरकार सही नहीं कर रही है हमारा। सिमिलरली अलग-अलग राज्यों में ये देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की घटना को देख करके वो जो सिंधी गुट था, उसमें किसी को तो लगा होगा कि ये चीज़ तो सही नहीं हो रही है भैया। तो फिर वो तो जवाब ही खत्म। मेंबर्स का काम था सरकार से सवाल पूछना। आप इस डर से पीछे होकर बैठ गए कि भैया हमको कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप चली जाएगी, तो सरकार से सवाल पूछेगा कौन? खाली विपक्ष। जनता ने तो विपक्ष से सिर्फ सवाल, विपक्ष को जिम्मेदारी दे दी थी कि आप सवाल पूछो। अधिकार तो सरकार के एमपी एमएलए को भी था, क्योंकि जनता कौन सा पीएम और सीएम चुन रही है, जनता तो अपने एरिया से एमपी एमएलए चुन रही है। अगर ये काम नहीं होगा तो सरकार के प्रति वो जवाबदेही होनी चाहिए थी कि भैया आप सवाल पूछो ला करके, अपनी पर्टिकुलर पार्टी से क्यों ना हो, वो कम हो जाएगी। दूसरा बात है असहमति के खिलाफ है, यानी अगेंस्ट द डिसेंट। ये क्या है पॉइंट हमारा? ये ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया गया, आप अपने कोई भी बात आराम से रख सकते हो, अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हो। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है कि पार्टी के अगेंस्ट बोल दिया जाए और कहानी खत्म। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट रहेगा, चाहे हमारा पार्लियामेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अंदर बोली पूरी रहे, क्योंकि नियम साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने पद पर बने रहते हुए कोई भी बात बोलता है, तो उस पर्टिकुलर बात को लेकर के कार्रवाई नहीं की जाएगी। या तो एंटी-करप्शन लॉ लगा दिया, तो सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं गई। ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी क्या हो गया? उल्लंघन हो गया हमारा, जो कि संविधान ने ही दे रखा है हमारे ओवरऑल एमपीज़ और एमएलएज़ को। ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है कमियों को लेकर के, वो सबसे बड़ी कमी है हमारी। जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हमारा, उसके पास जो शक्ति है वो लिमिट करने की रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख के अंदर अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कमी यही नजर आती है कि सर हमारा जो एंटी-करप्शन के केसेस है, पुलिस को लॉ लगा दिया, सकते हो, यानी अगेंस्ट द डिसेंट। ये क्या है पॉइंट हमारा? ये ना सर सवाल पूछो ना करके, अपनी पर्टिकुलर पार्टी से क्यों ना हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट रहेगा, चाहे हमारा पार्लियामेंट के अगेंस्ट, पार्लियामेंट के अंदर बोली पूरी रहे, क्योंकि नियम साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने पद पर बने रहते हुए कोई भी बात बोलता है, तो उस पर्टिकुलर बात को लेकर के कार्रवाई नहीं की जाएगी। या तो एंटी-करप्शन लॉ लगा दिया, तो सिर्फ उसकी आज़ादी नहीं गई। ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी क्या हो गया? उल्लंघन हो गया हमारा, जो कि संविधान ने ही दे रखा है हमारे ओवरऑल एमपीज़ और एमएलएज़ को। ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर आता है कमियों को लेकर के, वो सबसे बड़ी कमी है हमारी। जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हमारा, उसके पास जो शक्ति है वो लिमिट करने की रिक्वायरमेंट है। आज की तारीख के अंदर अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी कमी यही नजर आती है कि सर हमारा जो एंटी-करप्शन के केसेस है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको सॉल्व करता है। लेकिन बाकी के जो केसेस है डिस्क्वालिफिकेशन के, वो प्रेसिडेंट के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं एमपी के केस में, या गवर्नर के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं एमएलए के केस में, विधायक के केस में। तो ऐसा क्या खास चीज़ है कि ये मामले केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी ही देखता है? ये तो बात सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई मान लो व्यक्ति दिमागी रूप से अस्वस्थ हो गया, हमने कंडीशन पढ़ी कि डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो वो निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट लेता है, एमपी है तो गवर्नर लेता है हमारा, एमएलए है तो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कंडीशन होगी, लाभ दावत हो गया, तो भी निर्णय किसका रहेगा? प्रेसिडेंट और गवर्नर का रहेगा, जहां वो इलेक्शन कमीशन से चर्चा करके करेंगे। राहुल गांधी के केस में हमने ये चीज़ समझी थी कि भैया वोट डिक्लेरेशन का केस है, उससे थ्रू जो सीट जाएगी तो 103 नंबर आर्टिकल अधिकार देता है कि सिटिंग एमपी और एमएलए हमारा जो है उसका निर्णय कौन लेता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर लेता है। तो ये एकमात्र कंडीशन ऐसी क्यों है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है? क्योंकि वो हमारा निष्पक्ष रहेगा, इस बात की क्या गारंटी देखने को मिलती है कि उसका निर्णय बढ़िया है और जो संविधान के अगेंस्ट है। जब कह रखा है कि हर मामले के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ये पर्टिकुलर पॉइंट जाना चाहिए, तो हो सकता है 1995 में हमारे 85 के अंदर जो लॉ बनाया गया था, वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिख दिया गया था। अब चेंज कर दो, ये इशू हमको दिखाई देता है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर बायस्ड नहीं होगा, ऐसी कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो पार्टी का सदस्य बना रहता है। और जब पार्टी का सदस्य बना रहता है तो फिर तो कोई मीनिंग देखने को नहीं मिलता हमारा कि वो ढंग से हमारा निर्णय ले पाएगा, कोई पॉसिबल नहीं है। और ये चिंता का विषय है। और एक पॉइंट कंडीशन और है यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड, आपने एक पॉइंट देखा, किसी ने पूछा नहीं, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको याद दिया जाएगा कि पूछना चाहिए था कि सर डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन लेने वाला अथॉरिटी है स्पीकर, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी। वो चाहे तो हमारा डिस्क्वालीफाई कर दे, वो चाहे तो उसको पोस्ट पर बना के रखे। वो बीच में हमारा कमिटी भी बना सकता है, वो कमिटी बनाने से पहले जिस पर आरोप लगे उसको मौका भी देगा। हाँ, हमने ये माना कि वो अपनी मर्जी से निर्णय नहीं ले सकता, पहले उसको हमारा क्या करना पड़ेगा, शिकायत उसके पास आएगी, फिर तो निर्णय वो अपने अकॉर्डिंगली ले सकता है। लेकिन क्या कहीं टाइम लिमिट लिखा था किस तरह की शिकायत आने के ऊपर कितने दिनों के अंदर हमारा फैसला लिया जाएगा? नहीं, ये दूसरी कमी है कि सर स्पीकर के डिसीजन पर सवाल उठ सकते हैं कि ये तो आराम ने ये चीज़ की, माना जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता है, लेकिन कोर्ट तो इंटरफेयर तब करेगा ना जब कोई पर्टिकुलर मामले में डिसीजन लिया जाए। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी निर्णय ना आए, तो एक व्यक्ति आया, शिकायत कर दी, 2 महीने से मामला पेंडिंग चल रहा है, इंक्वायरी बैठा रखी है सर, अभी इंक्वायरी कमेटी हमारी क्या कर रही है, चर्चा कर रही है, हम मामले को सुनेंगे। तो उस केस में क्या करोगे जब कंडीशन ही नहीं है कि भाई कितने समय के अंदर हमारा वो पर्टिकुलर पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाएगा? जो टाइम लिमिट नहीं होती है उसके कारण दिक्कत क्या हो जाती है, वो व्यक्ति जिसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही है गलत कारणों की वजह से, वो कोर्ट जा ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट जाकर कहोगे क्या कि मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कहां कर दिया? अभी उससे शिकायत की गई है, मामला पेंडिंग चल रहा है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर जब उस तरह की शिकायत वगैरह की जाती है, मामला पेंडिंग चल रहा है हमारा, तो उस केस के अंदर वो व्यक्ति हमारा एमपी में वोट भी नहीं कर सकता। अब मान लो कोई इंपॉर्टेंट बिल लेकर आएगा और ऐसे नंबर 1 नहीं हो, 1 से ज्यादा हो, तो फिर क्या कर लो? क्योंकि 7-8 तरह के हमारे एमपी एमएलए जो थे उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रखा है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारा डिसीजन नहीं ले रहा है, पड़ा है उसके पास पेंडिंग, तो दिक्कत हो जाएगी, सरकार हमारा कैसे निर्णय काम कर पाएगी? तो वो एक प्रॉब्लम है कि सर मामले अगर बहुत लंबे पेंडिंग रख दिए गए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, उसको अधिकार ही नहीं है। और ये आज की तारीख में हमको सोचने की रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ करनी चाहिए। और दूसरा बात ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा, जब आपने कह दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी की ही बात माननी है, उसके आगे चले जाओगे, तो जाकर के आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो आप तो तैयार क्या करोगे? एक पॉलिटिकल पार्टी का पपेट, कठपुतली, जो राजनीतिक दल कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो गई, जो इंडिपेंडेंस गई उसकी हमारी, आज़ादी गई, उसका परिणाम क्या निकला? कि आपकी जो स्पिरिट ऑफ लिबर्टी थी, स्वतंत्रता की जो भावना थी, वो नष्ट। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि आप सरकार की खुलकर आलोचना कर सको, फर्क नहीं पड़ता इधर की होती है, इधर को हमारा, वही खत्म कर दोगे तो जो राजनीतिक दल चाहेगा वही काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें सही नहीं है हमारा, और इस तरह के जो पॉलिटिकल पार्ट है आज की तारीख में हमको एक चिंता का विषय देखने को मिलता है। और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके अंदर, जैसे कि सर किसी व्यक्ति ने पार्टी छोड़ दी या पार्टी का अगेंस्ट काम किया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उस व्यक्ति को आपने क्या प्रोत्साहन दिया, क्या इंसेंटिव दिए जो पार्टी के साथ बना रहा, पार्टी के प्रति लॉयल बना रहा, पार्टी ने जो चाहा वो हमारा किया, संविधान के अंदर जो प्रावधान लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला पर्टिकुलर पार्ट, उसको हमारा ढंग से यूज़ किया, सरकार से सवाल पे सवाल पूछे, उसको तो कोई बेनिफिट दिया ही नहीं। तो ऐसा क्यों है कि सजा तो मिलेगी लेकिन संविधान के नियमों को मानने के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो गलत है बात। तो एंटी-करप्शन लॉ के अंदर जो कमियां नजर आती है हमको, ये क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। हर हाल में कुछ कमियों को आज रिव्यू करने की हमको रिक्वायरमेंट दिखाई देती है। इश्यूज के थ्रू ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं कमियां हैं उस लॉ में, जो आज फिर से एक हमारा रिव्यू की मांग करता है, समीक्षा की मांग करता है। तो वो कोर्ट तो जा सकता है, हाँ कोर्ट तब जाएगा जब स्पीकर निर्णय ले ले, निर्णय ले ले तब जाएगा। स्पीकर अगर मामले को पेंडिंग कर दे तो 2 महीना कोई फैसला नहीं लिया, शिकायत करी थी 2 महीना हो गया हमारा, कोई फैसला नहीं लिया गया, तब तो कोर्ट नहीं जा सकते ना, क्योंकि अभी तक आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, मामला पेंडिंग चल रहा है। निर्णय ले तो कोर्ट जाए, तो वो एक अपने आप में क्या है समस्या है। क्लियर? विदाउट चलेगी। अब क्या किया जा सकता है? कमियां दिखाई देती है, सरकार को भी दिखाई दी अलग-अलग समय के अंदर, तो अलग-अलग टाइम पीरियड के अंदर सरकार ने अलग-अलग प्रयास किए। जैसे सबसे पहले 1990 की एक दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर के, चुनावी सुधार को लेकर के, उसने कुछ पॉइंट्स कहे थे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहा कि सर पहले तो जो कंडीशंस है हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की उसको लिमिट कर दो।
यानी कि थोड़ा कम करो। जैसे हमने पढ़ा था वॉलंटरी कोई पर्टिकुलर हमारी मेंबरशिप छोड़ देता है, सदस्य छोड़ देता है, तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो ये भी यही कहता है कि अगर अयोग्यता वाला पर्टिकुलर मामला है हमारा और कोई जानबूझ के अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ दे, तो एमपी एमएलए बना रहना सही नहीं है उसका, तो फिर उसको जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि एक पर्टिकुलर मेंबर हमारा पार्टी के अगेंस्ट चला जाए, इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट है कि कुछ चीजें जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाए, या सरकार को कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास मत साबित करना हो कि हमारे पास मेजॉरिटी अवेलेबल है। ये चीजें कई बार सरकार खुद भी करती है। ये जब डर रहता है कि हमको काम करने के लिए हमारे एमपीज एमएलए को तोड़ने के लिए कल को कोई प्रयास किया जाएगा, तो सरकार खुद ही क्या कर देती है, अपनी मेजॉरिटी साबित कर देती है। नियम ये कहता है कि सरकार अगर मेजॉरिटी साबित कर दे बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए भी, तो अगले 6 महीने तक सरकार को परेशान नहीं किया जा सकता नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके। तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार ये भी चीजें होती है कि पार्टी खुद ही अपना बहुमत साबित करना चाहे विश्वास मत के माध्यम से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के माध्यम से, या विपक्ष सरकार के लगता हो कि भैया कई बार ये भी चीजें होती है कि पार्टी खुद ही अपना बहुमत साबित करना चाहे विश्वास मत के माध्यम से, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के माध्यम से, या विपक्ष सरकार के लगता हो कि भैया बहुमत नहीं है, सरकार की पॉलिसी से वो सहमत नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो उसके आगे अगर वो काम करे तो कार्रवाई करो अच्छे से। अदरवाइज बाकी के मामलों के पार्टी ने निर्देश दिए थे हमारे, आपने वो वाला पर्टिकुलर हमारा फॉलो नहीं किया, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि ये तो उसका अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है हमारा, तो वो नहीं छीन सकते। ये सही चीज नहीं है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पर और इसे दिनेश गोस्वामी कमेटी के अंदर कहा गया। एक पॉइंट और कहा गया जो कभी हमको नजर आई, क्योंकि मोस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के मामले एमपी के केस में प्रेसिडेंट देख रहे हैं, एमएलए के केस में गवर्नर देख रहे हैं, तो ये अलग थोड़ी है। तो 1990 में यही कहा था कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हमारा प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मान्य घोषित कर दो कि भैया ये वाले जो पर्टिकुलर मेंबर है हमारे, इनके वोट तो उस कर लियो मर्जर के थ्रू, तो आपके वोट काउंट नहीं होने चाहिए। या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए थे, चुनाव जीत करके आप आए और बात हो कि अब डिस्क्वालीफाई करने पद नहीं रह गया, भैया आपको जो कारण अब एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे ओके और बताएं 10 शेड्यूल अरे कहाँ है सिखा लेट एड होते लगता है